Hello everyone, this is a doctor daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में हम आर्टिकल फर्स्ट पढ़ रहे थे। आर्टिकल फर्स्ट में हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है जी। तो चलिए आप लोग सब पढ़ के आए हैं, सब लोग ने रिवाइज़ किया? सभी लोगों ने रिवाइज़ किया जितना पढ़ाया हुआ है? देखो डेली जाकर आपको रिवाइज़ तो करना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है जी। तो मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा दिया है 3 लेक्चर्स में, सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन पुट अप करूँगी, आपको मुझे उसके आंसर देने होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ के आए हो, मैं क्लास में आगे नहीं बढ़ूँगी अगर आप लोगों ने रिवाइज़ नहीं किया है। तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, अगर आप पीछे का याद नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता उसका फिर, ठीक है जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट्स के अंदर हम पूरा रिकॉल करते हैं जितना भी हमने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पढ़ा था। ओके जी, चलो देखो सबसे पहले हमने बताया था कि पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट प्रेडिक्टेबल या फिर मोस्ट एक्सेप्टेबल जो थ्योरी थी वो कौन सी थी? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? रैंग एंड वर्नर ने। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक जो टेबल थी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड थी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोर एंड बरी, ठीक है जी, ये हमें आता है। इसके बाद हमने बताया था अकॉर्डिंग टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है जी। इसमें से कि 1 और 2 एस ब्लॉक, 3 to 12 डी ब्लॉक एंड 13 to 18 पी ब्लॉक में डिवाइड किया गया था। एंड एफ ब्लॉक को कहाँ रखा गया था? थर्ड ग्रुप के 6 and 7 पीरियड में रखा गया था। 6 पीरियड में रखा गया था लेंथेनॉइड्स को 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम एंड एक्टिनॉइड्स को रखा गया था 7 पीरियड में 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम, ठीक है जी। ये बात क्लियर हो गई। फिर मैंने बताया था कि ऐसा क्यों किया गया कि एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप ही क्यों रखे गए, डी ब्लॉक में सिर्फ 10 ग्रुप ही क्यों रखे गए, पी ब्लॉक में सिर्फ 6 ग्रुप ही क्यों रखे गए? मैंने बताया था, मैंने इसका जो रीज़न दिया था मुझे उसका आंसर कमेंट में दो, जल्दी दो। 2 मिनट देती हूँ मैं आपको, जल्दी मुझे कमेंट में आंसर दो, क्या रीज़न था इसका। वेरी गुड। देखिए इसका रीज़न ये था कि एस ब्लॉक में एस सबशेल होती है। एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए जो एस ब्लॉक होता है एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि डी ब्लॉक में सिर्फ 10 ग्रुप ही क्यों रखे गए? 3 to 12 तक हमारा डी ब्लॉक आता है, इसमें सिर्फ 10 ग्रुप क्यों रखे गए? बिकॉज डी सबशेल जो होती है उसमें 5 ऑर्बिटल होती हैं। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी वजह से डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं। पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक था? 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक पी ब्लॉक होता है। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप ही क्यों रखे गए? बिकॉज पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए पी ब्लॉक में 6 ग्रुप रखे गए, ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको कल बताया था कि एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप के अंदर ही क्यों रखा गया, किसी और ग्रुप के अंदर क्यों नहीं रखा गया है, फिर कोई और ग्रुप क्यों नहीं बनाया गया? एफ ब्लॉक के लिए आता है ना क्वेश्चन कि मैम एस ब्लॉक के लिए अलग ग्रुप बनाए गए 1 to 2 और डी ब्लॉक के लिए 3 to 12 बनाए गए, पी ब्लॉक के लिए 13 to 18 बनाए गए, लेकिन एफ ब्लॉक के लिए क्यों नहीं बनाए गए? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इन एन एस एंड n-1 डी का जब हम सम करते हैं तो वो कितना आता है? 3 आता है, इसलिए एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप के 6 and 7 पीरियड में रखा गया, ठीक है जी। चलिए ये क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का नेचर बताया था कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक नेचर बढ़ता है, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज होता है। इसका रीज़न क्या दिया था? बिकॉज जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेकिन इसमें जो 3 पॉइंट याद है आपको कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो IP
ए एंड ई एन, ये तीनों कम होती हैं जब हम पीरियड में जाते हैं। पीरियड में नंबर ऑफ शेल जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, आई पी ई एंड ई एन ये भी बढ़ते हैं, लेकिन एटॉमिक साइज क्या होता था पीरियड में जाने पर, कम होता था। क्यों कम होता था? बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते थे। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया पॉइंट। उसके बाद मैंने आपको एसिडिक और बेसिक का नेचर बताया था कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कौन सा नेचर बढ़ता था, बेसिक या एसिडिक? बेसिक नेचर बढ़ता था। वेरी गुड। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कौन सा नेचर बढ़ता था, एसिडिक या फिर बेसिक? एसिडिक नेचर बढ़ता था। चलिए जी, ये पॉइंट क्लियर है सबको। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एस ब्लॉक में फर्स्ट है, सेकेंड है, डी ब्लॉक को 3 to 12 एंड पी ब्लॉक को 13 to 18। एस ब्लॉक में फर्स्ट डे को क्या बोला था, एल्कलाइन मेटल्स, एंड सेकेंड डे को क्या बोला था, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों बोला था एल्कलाइन मेटल्स? उसको उसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते थे। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला था? बिकॉज उसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते थे, लेकिन अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते थे, इसलिए सेकेंड डे को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते थे। कॉइनेज मेटल मैंने किस ग्रुप का नाम बताया था, मुझे कमेंट में जल्दी आंसर दो, मैं नहीं बताऊंगी। 11th ग्रुप का मैंने क्या नाम बताया था मुझे बताओ, और 12th ग्रुप का मैंने क्या नाम बताया था, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। ये मैं बता चुकी हूँ आपको पहले लेक्चर में। उसके बाद 13 to 18 पी ब्लॉक को क्लासीफाई किया गया था। 13th ग्रुप को बोरोन फैमिली, 14th ग्रुप को कार्बन फैमिली, 15th ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली, 16th ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली, 17th ग्रुप को हैलोजन्स एंड 18th ग्रुप को नोबल गैसेस बोला था। जिसमें कि 16th ग्रुप को जो हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते थे, मैंने उसका एक और नाम बताया था, क्या नाम था उसका, जल्दी बताओ। चैल्कोजन फैमिली। क्यों बोला था 16th ग्रुप को चैल्कोजन फैमिली? बिकॉज ये ओर फॉर्मेशन करते हैं। चैल्कोजन्स, चैल्को मतलब और जन्स मतलब जनरेशन, मतलब और का जनरेशन करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैंने 15th ग्रुप का नाम बताया था, क्या बोलते थे उसको, नाइट्रोजन फैमिली तो बोलते हैं। इसके अलावा मैंने एक और नाम बताया था, निक्टोजन फैमिली। क्यों बोलते थे? सफोकेटिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है जी। 18th ग्रुप का क्या नाम बताया था, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। ये क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब एटॉमिक नंबर दिया हो तो कैसे एलिमेंट की पोजीशन निकालेंगे कि वो किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है, कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी आपको एटॉमिक नंबर दिया है तो आप पीरियड कैसे निकालेंगे, फिंगर्स पे काउंट करेंगे कि वो किस में आता है। 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36, 37 to 54, 55 to 86, 87 to 118। ये तो हो गया पीरियड का कॉन्सेप्ट। मैंने ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट बताया था, फॉर्मूला Z+18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। ये इससे हमारा क्या निकल गया था, ग्रुप। उसके बाद ग्रुप निकलने के बाद आप बता ही दोगे कि कौन से ब्लॉक का है। अगर 1 और 2 के बीच में आ रहा है तो एस ब्लॉक का, 3 to 12 के बीच में आ रहा है तो डी ब्लॉक का, एंड 13 to 18 का आ रहा है तो पी ब्लॉक का। एफ ब्लॉक का तो हम देखते ही पहचान लेंगे, पहले हमें चेक कर लेना कि ये एफ ब्लॉक का तो नहीं। अगर एफ ब्लॉक का है तो आंख बंद करके आंसर दे देना है कि 3rd ग्रुप का है, 6 and 7 पीरियड में से किसी का होगा। अगर 6 पीरियड का है तो 58 सीरियम to 71 ल्यूटेशियम, अगर एक्टिनॉइड्स का तो 90 थोरियम to 103 लॉरेंशियम। चलिए यहाँ तक हमारी बात हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, उसके बाद हमने बता दिया अगर हमें एटॉमिक नंबर दिया है उसके बाद अगर हमसे पूछा है कि किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, तो हमने बता दिया। लेकिन जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा आ गया, तो हम कैसे बताएंगे कि किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है, किस पीरियड्स का है, कैसे बताएंगे। मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है, शेल क्या होती है, 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं शेल, या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वही उसका पीरियड है। देख लो चेक करके कि किस लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में जा रहा है, वही इसका पीरियड हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है, वो उसका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है जी, कि एस ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक का है कि एफ ब्लॉक का है, तो देख कर ही पहचान लेंगे।
लेकिन मैंने एक इसका वो बताया था कॉन्सेप्ट कि एस ब्लॉक का तभी माना जाएगा जब डी एंड एफ में एम्प्टी हो, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो, एम्प्टी इलेक्ट्रॉन्स, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो। मान लो ns में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो हमने मान लिया 4s में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो 4s का तभी माना जाएगा जब 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर 3d में इलेक्ट्रॉन हो गया तो फिर वो d ऑर्बिटल का होगा। समझ में आ रहा है? नो डाउट 4s में अगर जा रहा है तो हमें देख, पीरियड में कोई एक्सेप्शन नहीं, लेकिन जब हम ग्रुप निकालेंगे तो उसमें एक्सेप्शन, जब हम ब्लॉक निकालेंगे तो उसमें एक्सेप्शन है। ग्रुप का मैंने क्या बताया था, हमने दीदी ये तो बता दिया देखकर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है वो उसका पीरियड हो गया, जिस सब शेल में जा रहा है वो उसका ब्लॉक हो गया। लेकिन ब्लॉक में तो बहुत सारे ग्रुप है ना, 1 to 2, 3 to 10, 13 to 18, किस में जाएगा, कैसे पता लगाएंगे? मैंने बताया था ना एस ब्लॉक का है, तो अगर हमने देखकर हमने बता दिया ना कि एस ब्लॉक में जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन, हमें पता हो गया, कंफर्म हो गया। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर बताना है कि किस ग्रुप का है। तो जितने इलेक्ट्रॉन एस एन एस में है, जितने इलेक्ट्रॉन एन एस में हो वही इसका ग्रुप हो गया। अगर हमने पता लगा लिया कि पी का है, पी में भी किस ग्रुप का है, तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी पी ब्लॉक की, क्या ट्रिक बताई थी? 12 प्लस इलेक्ट्रॉन इन एन पी। 12 में जितने इलेक्ट्रॉन एन पी में जा रहे हैं ना वो काउंट कर लो, वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। मैंने डी की क्या ट्रिक बताई थी? इलेक्ट्रॉन इन एन एस एंड इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस 1d के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, वो उसी ग्रुप का हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? मैंने यहाँ तक आपको सब क्लियर, बिल्कुल क्लियर दिमाग में बता दिया था। मैंने आपको इसकी एक और ट्रिक बताई थी कि मान लो चलो आप कहो कि दीदी हमसे ये हो ही नहीं रहा, हम तो पहचान ही नहीं पा रहे कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे होगा, हम नहीं निकाल पा रहे। तो मैंने आपको याद है इसकी एक ट्रिक बताई थी। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं, आपको एटॉमिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो क्या करो, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जैसे कि ये है, मान लो ये पूछ लिया है, एक मिनट बच्चा, जैसे कि ये पूछ लिया है, देखो ये पूछ लिया है, तो इसकी क्या कर लो, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 4 5 6 7 8। अब एटॉमिक नंबर आ गया तुम पे 8, अब 8 का तो निकाल दोगे ना, बस ये यहाँ तक ही पढ़ना था। आप सबको क्लियर है बिल्कुल? अगर क्लियर है तो मुझे कमेंट में फटाफट से लिखो कि मैम बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से। और अगर किसी को कोई डाउट है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो भी आप मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं बना है, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगी कमेंट में। 2 मिनट है आपके पास, जो भी आपका डाउट है फटाफट से मुझे कमेंट के अंदर बताओ, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं जल्दी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये वाला टॉपिक तो मैंने कल आपको करा दिया था कि एफ ब्लॉक को सिर्फ थर्ड ग्रुप में ही क्यों रखा गया है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इन एन एस एंड इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस 1d कितने होते हैं? 3, जब उसको काउंट करेंगे। क्लियर है? चलिए जी, अब देखो, अब क्वेश्चन मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि मेटल और नॉन मेटल मेटलाइट्स कैसे बताएंगे। मैंने आपको एक फंडामेंटल ट्रिक बताई थी कि अगर एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक है तो उसमें सारे एलिमेंट्स मेटल हैं, लेकिन अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसमें मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं और मेटलाइट्स भी आते हैं। चलिए जी ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, पूरे एलिमेंट, अगर हम पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें, पूरे पीरियोडिक टेबल में 78% जो होती हैं वो मेटल्स होती हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में 78% जो होती हैं वो मेटल्स होती हैं। या फिर पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम काउंट करें कि कितनी मेटल्स होती हैं, तो कितनी मेटल्स आएंगी? 95 मेटल्स आएंगी। इसका एक पॉइंट लिख लीजिए, एनसीईआरटी में बिल्कुल लाइन दी हुई है कोने में। एनसीईआरटी में बोला गया है जो बोरॉन होता है, बोरॉन इज अ टिपिकल नॉन मेटल होता है। बोरॉन टिपिकल नॉन मेटल होता है। ठीक है जी, क्लियर है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में 78% मेटल्स होती हैं और पूरी पीरियोडिक टेबल में अप्रॉक्स 95 मेटल्स होती हैं। ठीक है जी, चलिए
फिर अब क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, मेटल्स पाई जाती हैं, नॉन मेटल्स पाई जाती हैं, मेटेलॉइड्स पाए जाते हैं। तो एस ब्लॉक में भी मेटल्स, डी ब्लॉक में भी मेटल्स एंड एफ ब्लॉक में भी मेटल्स, लेकिन पी ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि मैम ये तो बताइए कि मेटेलॉइड्स कहाँ रखे गए हैं। ये तो क्लियर है ना, पी ब्लॉक में रखे गए हैं, लेकिन मेटेलॉइड्स होती कौन कौन सी हैं, चलिए मैं बताती हूँ। देखो 14 सिलिकॉन, 32 जर्मेनियम, 33 आर्सेनिक, 51 एंटीमनी, 52 टेलोयूरियम, 84 पोलोनियम एंड 85, ये सारी कौन सी होती हैं, इसको बोलते हैं मेटेलॉइड्स। ये जो लैडर होता है ना, इसको बोलते हैं मेटेलॉइड्स। अब मैंने बताया था जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक नेचर बढ़ता है, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है। तो अगर हम मान लो ऐसे जाएंगे पीरियड में, तो पीरियड में जाने पर मेटेलिक बढ़ता था कि नॉन मेटेलिक, जल्दी बताओ, मेटेलिक बढ़ता था कि नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। तो इधर वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे वो होंगे नॉन मेटल्स और इधर वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे मेटल्स। ठीक है, क्लियर है सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हमको पता है, एस ब्लॉक में भी मेटल्स हैं, डी ब्लॉक में भी मेटल्स हैं, एफ ब्लॉक में टोटली मेटल्स हैं। सिर्फ हमें कंफ्यूजन है तो कहाँ पर कंफ्यूजन है, पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटेलॉइड्स भी हैं। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का यदि क्वेश्चन आता है तो उसका जो सीक्वेंस होगा वो होगा सबसे ज़्यादा मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स, फिर मेटेलॉइड्स। ठीक है जी, ये नोट पॉइंट चल रहा है। नोट 1 में बताया मैंने आपको मेटेलॉइड्स कौन कौन से होते हैं, जल्दी से याद करो मेरे साथ। सिलिकॉन 14 सिलिकॉन, 32 जर्मेनियम, 33 आर्सेनिक, 51 एंटीमनी, 52 टेलोयूरियम, 84 पोलोनियम और 85 एटिस्टाइन। देखो बच्चों, जो एटिस्टाइन होता है ये 17th ग्रुप में आता है। 17th ग्रुप का मैंने आपको क्या नाम दिया था, हेलोजन्स। हेलोजन्स क्यों बोलते थे, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जन्स का मतलब होता है जनरेशन, मतलब सॉल्ट जनरेशन करते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट। लेकिन जो ये एटिस्टाइन होता है ना 85, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करता, ये नहीं करता सॉल्ट का फॉर्मेशन। इसमें सिर्फ वही ऊपर वाले एलिमेंट्स आएंगे जो 85 से ऊपर वाले हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना पॉइंट। नोट पॉइंट 2 में, चलो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये आपके प्रॉपर नोट्स बन रहे हैं। अब मैंने पहले आपको पूरा बता दिया है, पूरा ओवरव्यू ले लिया है, अब आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे अभी। ठीक है, देखो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या बढ़ती थी, नंबर ऑफ शेल, वेरी गुड, नंबर ऑफ शेल बढ़ती थी। जैसे जैसे शेल्स बढ़ेंगी तो जो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। जब अपोजिट चार्ज होता है तो एक दूसरे को वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब सेम चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर इनका अपोजिट चार्ज है तो नो डाउट ये अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस न्यूक्लियस का इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन तो कम होता जाएगा ना। मान लो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी है, 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 लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जितना अट्रैक्शन न्यूक्लियस का इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ होगा उतना अट्रैक्शन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ तो नहीं होगा ना, है ना भाई। बस समझ में आ गया ना इतना, बस अब समझो। जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ता है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, उनसे अट्रैक्शन कम होता जाएगा, जिसकी वजह से मेटालिक नेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से मेटालिक नेचर बढ़ेगा। अब मैम ऐसे कैसे मेटालिक नेचर बढ़ जाएगा, देखो नो डाउट हमें ये तो पता पड़ गया ना कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो अट्रैक्शन कम है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा ना। अब क्वेश्चन आता है दीदी इलेक्ट्रॉन को निकालेगा क्यों, क्यों निकालेगा, क्या जरूरत पड़ गई इसको इलेक्ट्रॉन निकालने की। बिकॉज देखो याद रखना, पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो, वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैसेस की तरह करना चाहता है। मतलब चाहे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके हो या इलेक्ट्रॉन को लॉस करके हो।
मेटेलिक नेचर ऑलवेज हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करके देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कौन कर पाएगा? जिसका न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होगा, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, है ना, इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। अब इलेक्ट्रॉन को उसने निकाल दिया तो उसका कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा? नोबल गैसेस जैसा हो जाएगा, मतलब उसने अपने आप को स्टेबल कर लिया। इसलिए जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक नेचर बढ़ता है। फिर से समझा रही हूँ, एक और बार ध्यान से सुनना। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहते हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से जो अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा। न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से एटॉमिक साइज जो होगा, अट्रैक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा। इसलिए बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाल कर अपना कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगा, तो मेटेलिक नेचर बढ़ जाएगा। इसलिए जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक नेचर बढ़ता है। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि पीरियड में नॉन मेटेलिक नेचर क्यों बढ़ता है? बिकॉज जब हम पीरियड में जाते हैं तो इसमें नंबर ऑफ शेल तो बेटा सेम रहती है, नंबर ऑफ शेल नहीं जाता यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा बाइंडेड नहीं रहेगा, तो उतना ज़्यादा नॉन मेटेलिक नेचर ज़्यादा रहेगा। चलिए आगे सबको समझने, एक और बार बता रही हूँ, ध्यान से समझना, लास्ट बार बता रही हूँ मैं। सुनो, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। जिसका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है, मतलब उसका न्यूक्लियस से जो उसका आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, जिसका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है, उसका जो आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, उसका न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम नहीं होगा, सबसे ज़्यादा वीक नहीं होगा, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? मेटेलिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन को निकालना ही मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है। तो जिसका साइज सबसे ज़्यादा होगा उसका न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। और जब उसने इलेक्ट्रॉन को निकाल ही दिया, उसने अपना कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसा कर ही लिया, तो वो मोस्ट मेटेलिक नेचर का होगा। इसलिए जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक नेचर बढ़ता है, बिकॉज एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। जब हम पीरियड में आते हैं तो पीरियड में जाने पर नंबर ऑफ शेल जो होती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज पास आ जाएंगे तो अट्रैक्शन तो बढ़ेगा ही ना। जब दो चीज़ें अगर पास है तो अट्रैक्शन तो बढ़ेगा ही। तो ये पास है तो इसका अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसलिए जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक नेचर आएगा। इतना समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में मुझे फटाफट से बताओ। हाँ जी, कहाँ पढ़ते हैं हम? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। उसके बाद ये क्वेश्चन था, अभी तो आप इसको अरेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको याद नहीं है ना, याद नहीं होगा। लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना है, बड़ा मज़ा आएगा, आपको सारे एलिमेंट ऐसे उंगलियों पे याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये आपको अरेंज करके दिया हुआ है, अब तो पता लगा दोगे। मेटेलिक नेचर बताना है। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक नेचर बढ़ता है। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है। तो नो डाउट इन सब में से मुझे बताओ मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट कौन सा होगा? सोडियम। वेरी गुड, तो सबसे ज़्यादा तो सोडियम का होगा। उसके बाद जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक नेचर बढ़ता है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में से किसका मेटेलिक नेचर ज़्यादा होगा? मैग्नीशियम का। क्यों ज़्यादा होगा? बिकॉज इसका एटॉमिक साइज ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है बेरिलियम से, मतलब इसका जो न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो वीकली बाउंडेड है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और अपना कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगा।
इसलिए मैग्नीशियम का मेटालिक नेचर ज़्यादा है, बिकॉज ये ग्रुप में नीचे है बेरिलियम से, सबसे ज़्यादा सोडियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का। अब तो आप लगा दोगे, निकाल दोगे ना सबका, निकाल दोगे कि नहीं? अब क्वेश्चन आता है, इसमें डाउट आएगा आपको कि बेरिलियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस में से बेरिलियम का क्यों ज़्यादा कर दिया है। देखो, जब हम पीरियड में जाएंगे तो नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा। बेरिलियम जो है वो सेकंड ग्रुप का है, जबकि जो सिलिकॉन और फॉस्फोरस है वो 14 और 15th ग्रुप का है। तो मोस्ट मेटालिक कौन सा है, सेकंड ग्रुप वाला या 14 या फिर 15th ग्रुप वाला? सेकंड ग्रुप वाला है, इसलिए बेरिलियम को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, उसके बाद सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस। आ गया क्वेश्चन समझ में? ऐसे क्वेश्चन बहुत है PYQ में, लगा कर देखना आप लोग। ये लास्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी x एलिमेंट दिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर है 23। ये लैडर बनाकर दिया है आपको, ठीक है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है A एंड B, फाइंड आउट करना है A एंड B। देखो, ये जो x है इसका एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, 23। अब 23 दिया है तो इसका बगल वाले का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 24। क्लियर है ना? 23 के बाद 24 ही तो आएगा। बस आपको एटॉमिक नंबर दे दिया, अब तो हम निकाल दोगे ना कि कौन सी ग्रुप का है, किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है। निकाल दोगे कि नहीं? निकालो फिर फटाफट। देखो, जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 24 दिया है, लेकिन हमें इसका निकालना ही नहीं है, हमें तो इसके नीचे वाले का निकालना है। तो देखो, मैंने आपको एक वो बताई थी ट्रिक, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो कैसे फिल करना बताया था, 2 8 8 18 18 एंड 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये बताया था। नो डाउट ये हमारा 5th पीरियड में आ रहा है, ये हमारा 24 से जब 42 में जाओगे, 24 में आप कितना का ऐड करोगे, 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 42। नो डाउट ये आ गया 42। इसका जस्ट बगल वाला हमसे यही पूछा था, 42 इसका आंसर आ गया, आया कि नहीं? देखो 24 हमारे को ये गिवन था 23, इसका हमने कंसिडर किया कि 23 के बगल में कौन सा होगा, 24 होगा। अब हमने निकाला कि 24 किस पीरियड में आएगा, तो निकालो फिर पीरियड, 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36। किस पीरियड में आ रहा है, 4th पीरियड में आ रहा है। 4th पीरियड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या है, 1st पीरियड, 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, 4th पीरियड और 5th पीरियड। तो 4th पीरियड में आ रहा है। जब इसके नीचे वाला निकालना है तो उसमें हमें 18 इलेक्ट्रॉन ऐड ही तो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जनरल ट्रेंड होता है। तो जब हम 24 में 18 को ऐड करेंगे तो कितना एटॉमिक नंबर आ जाएगा, 42। चलो, हमारे पास एक क्वेश्चन तो निकल गया, लेकिन इसी लैडर में हमको B क्वेश्चन भी निकालना है। कोई बात नहीं, जब 42 निकल गया तो B भी निकल जाएगा। देखो 42 निकल गया, 42 के बगल वाला कौन सा है, 43। 42 के बगल वाला कौन सा है, 43 होगा। अब हमें पता है ये 5th पीरियड में है, 5th पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18। जब 5th पीरियड से 6th पीरियड में आते हैं तो 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, याद करो, मैंने आपको बताया था कि 6th पीरियड में सिर्फ 32 एलिमेंट्स ही क्यों रखे गए हैं, बिकॉज 6s2, 4f14, 5d10 एंड 6p6 कंप्लीटली फिल होती है, और जब इनके इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो उसका जो सम आता है वो कितना आता है, 32। इसलिए 6 जो पीरियड होता है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये किस पीरियड में है, 5th पीरियड में। ये तुमने निकाला था ना अभी, 5th पीरियड में। अब इसके जस्ट नीचे वाला 6th पीरियड में तो होगा। तो 5th पीरियड से 6th पीरियड में आने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 32। तो 43 में जब हम 32 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। तो दोनों के आंसर निकल गए, ए आंसर होगा 42 एंड बी आंसर होगा 75। अगर किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकता है, मैं दोबारा बता दूंगी। चलो एक और बार देख लो, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, एक और बार देख लो। हमको गिवन था x जिसका एटॉमिक नंबर हमको पता है 23 है, लेकिन
हमको अगर जस्ट बगल वाला इसका एटॉमिक नंबर पूछता तो हम बता देते इजीली कि 24 होता, लेकिन हमसे बगल वाला नहीं पूछा, हमने ये लैडर दिया है, ए एंड बी पूछा है। तो देखो हम अपना दिमाग लगाएंगे, अगर ये 23 है तो इसके जस्ट बगल वाला कौन सा होगा एटॉमिक नंबर? 24। आपको पता है ना कि पूरी पीरियोडिक टेबल को जो अरेंज किया गया है उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में इंक्रीज किया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमें तो एटॉमिक नंबर ही नहीं पता। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन समझ लो। 23 के बगल वाला 24 होगा। अब हमें पता है 24 का हम पीरियड निकालना जानते हैं, पीरियड निकाल देंगे 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36। तो किस पीरियड में आ रहा है? फोर्थ पीरियड में। तो ये तुम्हें पता पड़ गया कि फोर्थ पीरियड में। अब इसके जस्ट नीचे वाला पूछा है, तो अगर ये फोर्थ पीरियड में है तो इसका जस्ट नीचे वाला कौन सी पीरियड में होगा? फिफ्थ पीरियड में होगा। लेकिन हमसे पीरियड पूछता तो हम पीरियड बता देते, लेकिन हमसे एटॉमिक नंबर पूछा है। तो देखो फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड से नीचे वाला नो डॉट फिफ्थ पीरियड में होगा। हमने ट्रिक बताई थी 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे फिल करते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप। अब हमें पता है फिफ्थ ग्रुप में है, ये फिफ्थ ग्रुप में है, ये मान लो ये फोर्थ ग्रुप में है। अगर फिफ्थ ग्रुप में जाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे? 18। तो 24 में अगर आप 18 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 42। ऐसे ही हमसे बी लैडर पूछा, तो 42 के बगल वाला कौन सा होगा? 43। 43 हमें पता है फिफ्थ पीरियड का है। फिफ्थ पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नो डाउट 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमसे पूछा तो सिक्स्थ पीरियड का है। ये तो पता पड़ गया ना सिक्स्थ पीरियड कैसे बताया मैंने, कैसे बताया है? अगर ये फिफ्थ पीरियड का है तो इसके जस्ट नीचे वाला कौन सी पीरियड का होगा? सिक्स्थ पीरियड का होगा। और सिक्स्थ पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 32। तो अगर हमें फिफ्थ पीरियड से सिक्स्थ पीरियड में आना है तो हमें 32 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। तो 43 में जब हम 32 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कितना एटॉमिक नंबर आ जाएगा? 75। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान से इसको करना। ठीक है, प्रीवियस ईयर लगाकर देखोगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो नोट पॉइंट पढ़ रहे थे। नोट पॉइंट में मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था मेटेलॉइड्स। जो लेडर वाले होते हैं वो मेटेलॉइड्स होते हैं। अगर उसके हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ेगा, और इधर वाले जो मेटल होते थे वो मेटल्स होते थे। सेकंड नोट पॉइंट में मैंने आपको बताया कि पूरी पीरियोडिक टेबल में 78% क्वेश्चन आया हुआ है। ये पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने परसेंट मेटल्स पाई जाती हैं? 78% मेटल पाई जाती है, मतलब ऑलमोस्ट 95 मेटल्स होती हैं, ऑलमोस्ट 95 मेटल्स होती हैं। और मोस्ट ऑफ मेटल्स, ये भी क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ मेटल्स सॉलिड होती हैं, लिक्विड होती हैं, गैस होती हैं? मोस्ट ऑफ मेटल्स सॉलिड होती हैं, ये भी आंसर है। अब आता है कि जो मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स है, पहले तो मुझे ये बता दो, ये क्वेश्चन बता दो पहले तो कि नॉन मेटल्स को कहाँ रखा गया है? एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में या फिर पी ब्लॉक में? मैंने बहुत बार रिपीट करा है, अब मैं रिपीट नहीं करूँगी, आप बताएंगे मुझे कहाँ रखा गया है नॉन मेटल्स को? पी ब्लॉक में रखा गया है। ये तो क्लियर हो गया ना? लेकिन पी ब्लॉक में भी टोटल जो नॉन मेटल्स होती हैं, मोस्ट ऑफ जो नॉन मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं। मोस्ट ऑफ जो नॉन मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं। तो लिक्विड नॉन मेटल्स याद रखना है। लिक्विड नॉन मेटल्स कौन सी होती है? ब्रोमीन, बोरॉन नहीं है, ठीक है, बोरॉन नहीं बोल रहे, ब्रोमीन बोल रहे हैं। ब्रोमीन वाटर का यूज़ किया जाता है। आगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर ब्रोमीन वाटर की रिएक्शंस होती हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाती हैं। तो ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो क्लियर हो गया, मोस्ट ऑफ मेटल्स भी सॉलिड होती हैं एंड मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स भी सॉलिड होती हैं, लेकिन जो ब्रोमीन होता है सिर्फ एक नॉन मेटल है ऐसी जो लिक्विड होती है, वो होती है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन। अब नाम आता है गैसियस नॉन मेटल्स का। गैसियस नॉन मेटल्स देख लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रोडॉन। क्या थी ये?
नोबल गैसेस, ये जो गैसेस होती है मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं, मोनो एटॉमिक गैसेस होती है। मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब वन, सिंगल, और एटॉमिक मतलब एटम, मतलब सिंगल एटॉमिक गैस होती है, इसमें सिंगल एटम होता है। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक कौन कौन सी गैसेस हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। डायटोमिक कौन सी गैसेस होती हैं? H2, N2, O2, F2 एंड Cl2, ये डायटोमिक गैसेस होती हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कल पढ़ेंगे। देखो कुछ एलिमेंट्स लिखे होते हैं, उसके नाम अलग ही होते हैं, तो उसका नाम किस बेसिस पर रखा होता है हमें समझ में नहीं आता। जैसे कि Na है, तो Na का नाम Na से होना चाहिए था कुछ, लेकिन हम Na को बोलते सोडियम है, K है, पोटेशियम, इसका साइन K से होता है, इसका नाम K से क्यों नहीं रखा गया? बिकॉज इसका लैटिन नाम के व्याप पर होते हैं ये। ठीक है, Na को बोलते हैं नो डाउट सोडियम, लेकिन इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम। पोटेशियम का लैटिन नेम होता है कैलियम। आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम। कॉपर का लैटिन नेम होता है क्यूप्रम। सिल्वर Ag, सिल्वर का लैटिन नेम होता है अर्जेंटम। टिन Sn, टिन का सिंबल क्या होता है? Sn, जिसका लैटिन नेम होता है स्टीनम। Sb एंटीमनी, Sb एंटीमनी, अब एंटीमनी बोलते हैं, ए से तो स्टार्ट हो नहीं रहा, उसका सिंबल तो Sb से हो रहा है, क्यों? बिकॉज उसका लैटिन नेम क्या है? स्टिब्नम। Hg मरकरी, मरकरी Hg, अब Hg तो S से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। Hg क्यों रखा गया? बिकॉज उसका लैटिन नाम है जो वो है हाइड्रोजिनम। W वॉल्फ्रेम, टंगस्टन बोलते हैं इसको, टंगस्टन सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसमें, नोट कर लो, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। टंगस्टन जो होता है सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, टंगस्टन बोलते हैं, इसका लैटिन नाम होता है वॉल्फ्रेम। पीवी प्लम्बम, इसका लैटिन नेम होता है प्लम्बम। गोल्ड का सिंबल तो सबको ही पता होगा, Au क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसका लैटिन नेम होता है ऑरम। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो मुझे फटाफट से पूछ लो। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। किसी को कोई, मैं आपको 5 मिनट्स देती हूँ, आप जल्दी से मुझसे पूछ लो जो भी डाउट है कमेंट में लिखकर। और किसी ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हुए हैं, उसमें किसी को भी कोई डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो पूरा क्वेश्चन ही लिखकर सेंड कर दो, मैं आपको उसका पूरा सॉल्यूशन बता दूंगी। बताओ किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई कुछ पूछना है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए जी, आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं, इसके आगे का कल पढ़ेंगे। ओके, तो मैंने जितना भी पढ़ाया है, पहले तो आप फेयर रजिस्टर में फेयर नोट्स बनाएंगे, उसके कोई रफ वफ नहीं, किसी के नोट से नहीं पढ़ना, खुद के नोट से पढ़ना है। कितने भी आप कॉस्टली या फिर कितने भी एक्सपेंसिव नोट्स परचेज कर लीजिए, सबसे बेस्ट नोट्स जो होते हैं वो खुद के हाथों से जो हम लिखते हैं वही होते हैं। ठीक है, तो खुद के हाथों से प्रॉपर फेयर तरीके से नोट्स आपको बनाना है, और डेली जो मैं पढ़ाती हूँ डेली उसको रिवाइज करते हुए चलना है, वरना बैकलॉग बहुत हो जाएगा और फिर बैकलॉग कवर नहीं होता, कितनी भी कोशिश कर लें हम, फिर बैकलॉग का वो ढेर बनता ही जाता है। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं। किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। बाकी अगर वीडियो लेक्चर अगर पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने जो आपके छोटे भाई बहन पढ़ते हो उनके साथ शेयर करो। ओके जी, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो फटाफट से चैनल को। ओके, तो बाय बाय, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग, जय हिंद।